पे कर देते हैं इसे। ठीक, तो आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज करेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज पर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। तो एक सीरीज दे रखी है, इसका सम निकालना है हमें। तो देखो सीरीज जो है ये इस फॉर्म में है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ये अब कहाँ तक जा रही है? 1/90 तक। ठीक, तो ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना ही एचपी है, कुछ नहीं है ये, ना ही एजीपी है, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी सीरीज का एक अलग नाम होता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। अभी हम देखेंगे कि इसको करने का एक अलग मेथड होता है। किसी को आइडिया है ऐसे सीरीज अगर आई हो तो कैसे करते हैं हम? है किसी को आइडिया? नहीं। देखो ऐसी सीरीज में क्या होता है कि हम इस सीरीज को ब्रेक करेंगे और इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं वो कैंसिल होते चले जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास बचता है। तो देखो 1/2, 1/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लाइक दिस। 1/6 को देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/12 को 3/4। देखो अब कुछ एक पैटर्न सा दिखा इस सीरीज में क्या चल रहा है, और लास्ट में क्या आएगा? 1/, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन से दो नंबर आएंगे लास्ट में? 9 इंटू 9 × 10। 9 × 10। 9 × 10 ना, देखो 90। तो यानी एक एक नंबर के डिफरेंस है, ये क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। जरा चेक करो ये सही लिख रहा हूं मैं या नहीं। लाइक दिस। क्या इस सीरीज को ऐसे लिखा जा सकता है? देखो इसका क्या डिफरेंस आ रहा है, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3। यही चीज आ रही है नीचे, 1/6 आ रहा है, 1/3 माइनस 1/4, 1/12 बन रहा है ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा इसमें टर्म? वन अपॉन 4 माइनस 1/5। गुड। बड़ा कौन सा नंबर है, 1/4 बड़ा है या 1/5? विच वन इज ग्रेटर? 1/4। 1/4। तो 1/4 माइनस 1/5 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमने मतलब सही ऑर्डर में लिख रहे हैं। और 1/20 होगा इसका डिफरेंस, 1/4 माइनस 1/5 का, प्लस लास्ट में क्या होगा? 1/90 किन दो टर्म के डिफरेंस से बनेगा? 1/9 माइनस 1/10। 1/9 बड़ा होगा और पॉजिटिव है, इसलिए हम 1/9 पहले लिखेंगे और लास्ट में होगा 1/10। यहां तक क्लियर स्टेप? हमने क्या करा, सीरीज को ब्रेक कर लिया। हमने देखा अच्छा ये 1/2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3, और इस तरीके के डिफरेंस से लिखा जा सकता है। यहां तक स्टेप क्लियर? कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। अब देखो क्या होगा
ये 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 से इसके आगे वाली सीरीज में होगा, कहाँ तक कैंसिल हो जाएगा? 1/9 तक। लास्ट हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 1 माइनस 1/10। तो इस सीरीज की यही खासियत होती है कि एक फर्स्ट टर्म आपके पास बचता है और एक लास्ट वाला टर्म। बाकी सारे जो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो आवर आंसर विल बिकम सिंपल, 1 माइनस 1/10 इज 9/10, यानी ऑप्शन नंबर ए। दिस इज आवर आंसर। तो फर्स्ट टर्म बचेगा हमारे पास और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी बीच वाले सब टर्म क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चलेंगे। तो कभी कभी इस तरीके की ट्रिकी सीरीज भी दे देते हैं। क्लियर स्टेप सारे? मतलब 2-3 ही स्टेप हैं बस। इसको ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा और फिर हमने देख लिया इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेलीस्कोपिंग सीरीज में हमेशा लास्ट टर्म रहेगा। फर्स्ट और लास्ट। ओके सर। बीच वाले सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जैसे ये है, देखो दूसरा, फाइंड द सम ऑफ 1/4 प्लस 1/20 प्लस 1/70 प्लस 1 दिस। तो पहले तो जो तुमने एपी, जीपी, एचपी, एजीपी सब पढ़े हैं, पहले उससे चेक कर लो कहीं वो तो नहीं है कोई सीरीज। अगर उसमें से कोई नहीं बन रही तब तुम देखो कहीं ये टेलीस्कोपिंग सीरीज तो नहीं है। तो पहले हम यही चेक करेंगे कि एपी है, जीपी है, एचपी है या फिर एजीपी है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा हमें कि नहीं इनमें से तो कुछ भी नहीं है, तब हम आते हैं कि क्या टेलीस्कोपिंग सीरीज तो नहीं है। तो टेलीस्कोपिंग में क्या करेंगे, इसका सम अगर हमें निकालना है तो इसके डिनोमिनेटर को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दो फैक्टर्स में। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम इसे? 2 into 2. 2 into 2। 28 को क्या करोगे फिर? 70 को। एक पैटर्न बनेगा देखो भाई, 4 तो सबसे आसान है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? या तो 2 into 2 या फिर 1 into 4। दो ही तरीके हैं लिखने के। 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 7. नहीं, दो फैक्टर सिर्फ, दो में। 2 into 14। 2 into 14 कर सकते हैं या फिर 7 into 4. To 4. 4 into 7। ठीक है। 70 को तो मान लो 2 into 35 या फिर 7 into 10। किसमें पैटर्न दिख रहा है? एक कौन से फैक्टर्स में दिख रहा है? 1 into 4. 4 into 7. 1 7 into 4, 4 into 7, 7 into 2. गुड। तो इसे हम लिख लेंगे 1 into 4 प्लस 4 into 7 प्लस 1/7 into 10 और लास्ट में क्या आएगा? 1/। लास्ट वाला कैसे ब्रेक होगा? 1/। देखो हर एक के बीच में 97 कितना into 100. गुड, 97 into 100। अब देखो बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न आ गया। पहले टर्म के अंदर 3 प्लस करके मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 1 + 3 4 से मल्टीप्लाई, फिर 4 + 3 7 से, 7 + 3 10 से, 97 + 3 100 से। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर हमेशा यूनिफॉर्म होगा। पिछले एग्जाम्पल में क्या था? सिंपल 1 2 3 4 कंटिन्यूअस थे, इसलिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये पैटर्न बन रहा है।
तो देखो अब इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको 1/1 माइनस 1/4 लिखूं तो क्या आ रहा है, देखो 1/4 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, प्लस 1/4 माइनस 1/7। देखो कैंसिल तो तभी होंगे ना जब ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। लेकिन एक बार ये चेक करके बताओ ये 1/4 बन रहा है या कुछ और बन रहा है, 1 माइनस 1/4। अरे 1 माइनस 1/4 क्या होता है, वन माइनस 3/4 बनेगा। 3/4 तो बता क्यों नहीं रहे भाई। अब 1/4 माइनस 1/7 करूंगा तो क्या बनेगा, 3/28। डिनोमिनेटर तो सही आ रहे हैं, देखो 3/4 3/28 डिनोमिनेटर तो सही है, अपॉन 4/28। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 3 कॉमन। 3 आ रहा है 3। सर। 1/7 माइनस 1/10 इसे भी अगर मैं लिख लूं तो क्या हो जाएगा 3/70। तो यहां पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस 3 को अगर मैं यहां बाहर कॉमन ले लूं, सॉरी 3 आ रहा है तो मुझे इसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, पिछले में हमारा डिफरेंस सीधे वही आ गया था, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी उसकी चेंज करने की। लेकिन इस बार क्या होगा, तुम्हारे पास आ रहा है 3/4 और तुम्हें चाहिए क्या 1/4, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो सीरीज है ये हमारी उसी पैटर्न में आ गई जैसे कि हमें चाहिए थी, दिस, ये कंप्लीट हो गई। अंदर क्या होगा सीरीज में, ये 1/4 से ये 1/4 कैंसिल, 1/7 से 1/7 कैंसिल, क्या बचेगा लास्ट में, ये फर्स्ट टर्म यानी कि 1 माइनस क्या बचेगा यहां पर 1/100। 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/100 इज 99/100। तो ये जब 3 से होगा तो ये बन जाएगा 33/100। So this is our answer, 33/100। तो तुम्हें अगर ऐसी सीरीज मिल जाए तो डिनोमिनेटर से तुम्हें आइडिया लेना है, डिनोमिनेटर के ऐसे फैक्टर लिखने कि एक पैटर्न बन जाए, फिर उनको ब्रेक करके माइनस कर देना है। अगर कुछ न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम उसे क्या करते हैं बाहर डिवाइड कर देते हैं ताकि सीरीज हमारी यूनिफॉर्म हो। क्लियर, यस सर। तो पिछले क्वेश्चन में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि 2 माइनस 1 हर जगह 1 1 का डिफरेंस था, यहाँ पर ये 1 के डिफरेंस से थे, ये 1 के डिफरेंस से थे, ये 1 के डिफरेंस से थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था 1/4 4/7 7/10 इस तरीके से। तो हमें ऐसे ही ब्रेक करना है, बस बाहर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा नंबर का उससे डिवाइड कर देना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ रहा था हमारे पास। तो अगर कोई सीरीज इस तरीके से है, मान लो उसके फैक्टर हैं 1/9 प्लस
9 इंटू 18 इस तरीके से, यानी 9 9 के डिफरेंस से है, तो हम बाहर क्या लिख देंगे 1/9। 9 माइनस 1 8 का डिफरेंस होगा, सॉरी। तो जो भी इनका डिफरेंस होता है वो एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। वैसे भी जब आप माइनस करके लिखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। जैसे 1 माइनस 1/4 लिखा तो हमें क्या मिला 3/4, लेकिन सीरीज में क्या दे रखा था 1/4। तो 3/4 को 1/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/3 से डिवाइड। तो ये जो टेलीस्कोपिंग सीरीज होती है इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म रहता है और लास्ट टर्म रहता है, बस बाकी जो बीच के टर्म है वो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। ठीक, आगे चले फिर थर्ड क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैट का क्वेश्चन है, ये कैट एग्जाम में आता है, आई थिंक 2017 या 18 किसी में आया है। क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 सीक्वेंसेस। 2 एपी है हमारे पास, एक 15 से शुरू है, 15 19 23 27 से कहां तक गया 415 तक। दूसरा एपी क्या है 14 19 24 29, ये कहां तक है 464 तक। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 सीक्वेंसेस। जैसे ये देखो 19 है, दोनों में कॉमन है, ऐसे कितने टर्म्स कॉमन होंगे दोनों एपी में, ये बताना है। पहले तो क्वेश्चन देखो आराम से, क्वेश्चन क्लियर है ये। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes, sir, clear है। 18 का नहीं था, ये था 2019। कैसे करेंगे कोई बता सकता है अगला कॉमन टर्म क्या होगा 19 के बाद, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो दोनों एपी में कॉमन होगा? बस इस पे दिमाग लगाना है कि हम कैसे बताएं कि अगला टर्म क्या होगा। भाई इस एपी में कितना कॉमन डिफरेंस है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 15 19 4 4, सही है। यस सर इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 5 14 19 19 से 24 5। तो अगर एक हमें 19 कॉमन मिल गया तो अगला कौन सा टर्म होगा जो दोनों में कॉमन हो? एक का कॉमन डिफरेंस है 4, एक का है 5। सर 5 4 जा 20 एलसीएम। वेरी गुड, किसने बताया ये? किसने बताया था ये कॉन्सेप्ट अभी एलसीएम का? सकलेन। सकलेन, वेरी गुड। देखो यही तो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हम पढ़ते थे। एलसीएम क्या बताता था, कोई चीज अगर रिपीट हो रही है, कोई 4 के डिफरेंस पे रिपीट हो रही है, कोई 5 के डिफरेंस पे रिपीट हो रही है, तो ऐसी जो दोनों में कॉमन हो वो कैसे निकलता था, एलसीएम से ही तो निकलता था। भाई कोई स्ट्रिंग 4 सेकंड पे वाइब्रेट हो रही है, कुछ 5 पे हो रही है, तो एक साथ कब वाइब्रेट होंगी वो, एलसीएम। कोई लाइट 4 सेकंड के गैप से ब्लिंक हो रही है, दूसरी लाइट 5 सेकंड के गैप से ब्लिंक हो रही है, तो कब एक साथ ब्लिंक होंगी, एलसीएम। एक एपी 19 से शुरू हो रही, 19 दोनों में कॉमन है, एक 4 4 के डिफरेंस से बढ़ रही है, एक 5 5 के डिफरेंस से, तो कौन सा टर्म होगा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। वेरी गुड, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना आ गया 20। दोनों को प्राइम है आपस में 4 एंड 5, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है, तो 20। यानी 19 के बाद
39, 59, 79 ये दोनों एपी में कॉमन होंगे. These will be the common term. ये क्लियर सबको? कॉमन टर्म कैसे निकला? जो भी दोनों के कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम. देखो ये कैट के क्वेश्चन इसीलिए ट्रिकी होते हैं. वो क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें किसी दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स करके देते हैं. बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है कि अच्छा एक एपी है, एलसीएम लो, अब ये टर्म्स आ गए. अब कितने टर्म्स होंगे ये बताना है तुम्हें. तो ये कहां तक जाएंगे? देखो इनका पैटर्न देखो, 19, 39, 59, 79. 19 क्या है देखो, 20 - 1. 39 क्या है, 20 × 2 यानी 40 - 1. 59 क्या है, 20 × 3 - 1. तो एक एपी है 415 तक, एक है 464 तक. तो ये कॉमन टर्म कहां तक होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? जो सबसे बड़ा कॉमन टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 की सीरीज में है और -1 करना है. तो 415 और 464 इससे पहले का नंबर होगा. तो 415 से बड़े नंबर तो अलाउ नहीं है, तो 464 तक तो नहीं जाना हमें. 415 से कौन सा नंबर होगा इस पैटर्न पे जो चला आ रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 19, 39, 59, 79, 99, 119 ऐसे चलते आएंगे ना. तो 415 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी? क्या चेक करो, 20 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल 20 20 जा कितना हो जाएगा? 400. 400 - 1 यानी सबसे बड़ा नंबर जो होगा इस पैटर्न पे चलते हुए वो क्या होगा? 399. 399 से अगला नंबर क्या होता? 420 - 1 यानी 419. तो 419 अलाउड नहीं, क्योंकि ये पहली वाली एपी सिर्फ 415 तक थी. तो ये 19 से शुरू होके 399 तक जो टर्म्स जा रहे हैं ये क्या जा रहे हैं? 2020 के कॉमन डिफरेंस से जा रहे हैं. अब बताओ कितने टर्म्स हैं ये? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है. कॉमन टर्म्स हमें पता चल गया पैटर्न, 19, 39, 59 से कहां तक जाना है हमें? 399 तक. अब इसमें कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फार्मूला पढ़ा था एपी का? कैसे निकालते थे नंबर ऑफ टर्म्स? n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. लास्ट टर्म Last term minus first term अपॉन डी. upon D -1. और +1. यस, ये +1 का जरूर ध्यान रखना. तो लास्ट टर्म क्या है? ये अब हमारी एक अलग एपी बन गई, कॉमन टर्म्स की भी एक एपी बन गई. तो 399 -19 अपॉन इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 20. +1. तो 399 - 19 इज 380. 380 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19 +1. यानी कितने कॉमन टर्म्स हैं इन दोनों एपी में? 20. वर्किंग समझ गए? देखो क्या किया हमने, पहला एपी लिखा, दूसरा एपी लिखा, पहले का कॉमन डिफरेंस देखा क्या है, दूसरे का देखा क्या है. तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो तुम्हें शुरू के 2-3 टर्म्स में दिख जाएगा कि अच्छा ये तो पहला टर्म है हमारा जो कॉमन है. जैसे यहाँ पे 19. लेकिन 19 के बाद वाले टर्म कैसे निकालें, कौन सा होगा? तो वो क्या होगा? दोनों जो एपीज हैं उनके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम. तो एलसीएम जैसे 20 आ गया तो अब 20 ऐड करते चले गए. तो ये हमारी एक एपी बन गई.
दिस इज एन एपी ऑफ कॉमन टर्म्स। तो इसका अब हमने लास्ट टर्म निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को? यहाँ पर हाँ? सर हमने 3919 और 399 का किए, तो हम ये सेकंड वाला जो एपी है उसका उससे भी कर सकते थे ना इसको? नहीं, कॉमन टर्म है ना। हाँ तो 415 से बड़ा तो टर्म वैसे ही अलाउड नहीं है ना। ओके सर। इसीलिए हम 415 से पहले वाली टर्म पे रुक गए बस, तभी तो कॉमन आएगा। उससे बड़ा वाला जैसे 419 है, इसी पैटर्न पे 419 है, लेकिन 419 को हमने अलाउ नहीं किया क्योंकि 415 से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों एपी में कॉमन होना चाहिए ना टर्म। ठीक, चलो सम ऑफ द सीरीज ये कैसे करेंगे? टू प्लस 10 प्लस 30 प्लस 68। सर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, उससे क्या होगा? 1 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 2 से गया तो 34। अब क्या होगा? देखो अभी हम सब एपी जीपी एचपी की बात नहीं कर रहे, अब हम सब स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं अलग अलग। तो ये जो डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है, इसमें एक्चुअल में हमें क्या पता करना होता है? इसका पैटर्न देखो। ये जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना हम, कंप्लीट द सीरीज। अगर मैं तुमसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन कहता है कि ये टर्म्स हैं, बताओ अगला क्या टर्म आएगा? तो कोई बता सकता है मुझे अगला क्या टर्म होगा इसमें? जैसे रीजनिंग में होते हैं ना नंबर सीरीज वाले पैटर्न, पहचान के बताओ अगला टर्म क्या होगा। कोई बता सकता है इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, क्या टर्म होगा अगला टर्म? 2 10 30 68। दिस इज 1 2 2 जा 4 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1। ये क्यूब की सीरीज है। तो अगला टर्म क्या होता है इसमें? का क्यूब प्लस 5। तो सीरीज में अगर ये सब स्पेशल सीरीज है, तो एक सीरीज ऐसी भी हो सकती है कि वो आप टर्म पहचान लो कि दिस इज n क्यूब प्लस n। इसका nth टर्म क्या होगा? n क्यूब प्लस n। तो सम इज इक्वल टू हो जाता है समीशन ऑफ tn, यानी हम लिख लेते हैं समीशन ऑफ n क्यूब प्लस n, यानी इस सीरीज का सम होगा प्लस n। n क्यूब का फार्मूला सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था सर। n क्यूब इज, ये याद रखने सब सीरीज के, n क्यूब का सम क्या होता है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। याद रखो ये सब चीजें, भूलना मत जल्दी जल्दी इतनी। स्क्वायर और सम ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला n प्लस 1/2। यही होता है, इसी का स्क्वायर क्या हो जाता है? क्यूब का सम हो जाता है। याद आया? सीरीज में पढ़ा था ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2,
और क्यूब अगर ले रहे हैं तो उसी का स्क्वायर। तो तुम्हें कितने टर्म्स का चाहिए? 10 terms. तो यहाँ n की वैल्यू रख दो 10 और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 10 तक तो वैसे ही याद रखो। सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज, ये एकदम याद होने चाहिए, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 10 इंटू 11 अपॉन 2, 55। और 55 यानी ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर प्लस 55। 55 का स्क्वायर कितना होगा? 5 के एंड जिससे होता है उसका 3025. मैथड। गुड। 25 और 5 से अगला नंबर 5 इंटू 6 30। 3025 प्लस 55। तो ये आंसर आ गया हमारा 305278 यानी इस सीरीज के अप टू 10 टर्म का सम होगा 3080। तो हमने एक स्पेशल सीरीज पढ़ी टेलीस्कोपिक, और दूसरी स्पेशल सीरीज है जिसमें कि हम एक पैटर्न देखते हैं कि अच्छा ये इस चीज की सीरीज है और उसका फिर सम कर देते हैं। इसलिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, याद कर लो अच्छे से। अरे सिंपल फार्मूला है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ क्यूब उसी का स्क्वायर। तो ये दोनों तो आपस में रिलेटेड है। सिर्फ लास्ट क्या बचा? सम ऑफ स्क्वायर्स। ये कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। देखो n इंटू n प्लस 1 तो सब में आता है, 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। मान लो इस तरीके की सीरीज है, तो इसका हम tn लिख सकते हैं। nth टर्म क्या होगा? देखो पैटर्न देख के बताओ। n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, 2, n इंटू n प्लस 1 2। तो n 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, n 3 रखोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो क्या है? n इंटू n प्लस 2, यानी हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n। तो इसका अगर मुझे सम निकालना है तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ tn, यानी समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n, यानी ये हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n। बस अब वही फार्मूला आ गए। n स्क्वायर का भी कहा था, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n, n नेचुरल नंबर का सम, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया। अब जितने टर्म का पूछा वो n लेके रख दो। n इज इक्वल टू 10 के लिए पूछा है तो s 10 हो जाएगा। यहाँ n की 10 वैल्यू रख दो। 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 11/2। तो ये तो हमें पता है 55 है, तो 55 2 ज़ा 1110 प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10, 3 से गया 7 और 2 से ये गया 5। तो 77 इंटू 5 कितना आ गया? ये 35 इंटू 11, 350 प्लस 35, 385। Yes, sir. तो our answer is 0, सॉरी 5, 8 और 1 9 और 3 और 1, ये आ जाएगा आंसर। ऐसी सीरीज के फर्स्ट 10 टर्म का सम होगा
495। तो एपी जीपी एचपी तो अपनी जगह है, उसका हमें सबके फार्मूले पता है, लेकिन ये अलग, दो अलग इस तरीके की सीरीज है। सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब देखो n टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। n टर्म्स मतलब n हमें वैल्यू इस बार गिवन नहीं है, तो हमें n अननोन है, तो तुम्हें ऑप्शन इसमें गिवन होंगे भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन तुम्हें गिवन होंगे। ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ये है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी इज n स्क्वायर, ऑप्शन सी इज n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ऑप्शन डी इज नन। अब देखो मैं तुमने इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्यों दे रहा हूं अलग से, कि जब भी सम ऑफ n टर्म्स पूछा होगा तो तुम्हें ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखे होंगे भाई, n टर्म्स है, n की वैल्यू नहीं पता ना, तो n के टर्म में ही कोई फार्मूला होगा लास्ट में। अगर सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म्स ऐसा कुछ दिया होता तो वैल्यूज गिवन होती, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स लिखा है तो n के टर्म में कोई फार्मूला दे रखा होगा। ये तो समझ गए ना, अगर सम ऑफ n टर्म्स पूछा तो ऑप्शन ऐसे होंगे, n के टर्म में कुछ लिखा होगा। तो कोई ये बता सकता है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो दो ऑप्शन डी। तरीके, ओके अभी चेक कर लेते हैं। देखो ये है वन, ये जो सीरीज बन रही है कैसे बन रही है, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस अगला टर्म क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 3 15 16। ये कैसी सीरीज बन रही है? स्क्वायर। स्क्वायर। यानी वो तुमसे क्या पूछ रहा था एक्चुअल में, कि सम ऑफ स्क्वायर्स की सीरीज अप टू n, क्या होगा आंसर, कौन सा सी। ऑप्शन होगा? सी सी। सर। यही तो होता है सम का मतलब सिग्मा, n स्क्वायर का फार्मूला n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन सिक्स, दिस इज आंसर। स्क्वायर्स जो होते हैं, स्क्वायर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर्स आर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमेशा जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर, वो कैसे बनते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड स्क्वायर, ऑड का सम, जैसे वन, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 9, 1 प्लस 3 5 प्लस 7 16, 16 में 9 ऐड कर दोगे 25, 25 में 11 ऐड कर दोगे 36, 36 में 13 ऐड कर दोगे 49, 49 में 15 ऐड कर दोगे 64, 64 में आगे ऐड करते जाओ 17 ऐड कर दोगे तो 81। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं। यानी 2 का स्क्वायर है तो 2 ऑड नंबर का सम, 3 का स्क्वायर है तो 3 ऑड नंबर का सम, 4 का स्क्वायर है तो 4 ऑड नंबर का सम, 9 स्क्वायर है तो 9 ऑड नंबर का सम होगा, यहां से 9 होगा। तो ये स्क्वायर का पैटर्न होता है, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे तुम देख के समझ सकते थे कि ये स्क्वायर्स की बात हो रही, ठीक। तो एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड थोड़ा अलग है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इस क्वेश्चन में उस मेथड से करेंगे। अब देखो क्या हो गया, उसमें स्क्वायर्स आ गए अब की बार,
पिछले में तो सीधे नंबर्स थे, इस बार स्क्वायर्स आ गए और इसके ऑप्शन तुम्हें ऐसे दे रखे हैं, ये ऑप्शन है। सम ऑफ n टर्म्स है तो हमेशा लास्ट में क्या होगा, n होगा इन्वॉल्व। अब कैसे बताओगे? चलो पिछली बार तो हमें हेल्प मिल गई थी कि वो स्क्वायर्स बन गए थे सीधे सीधे। देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका याद कर लो, जैसे सम ऑफ n टर्म्स की कोई भी सीरीज आ गई तुम्हारे पास, तो तुम्हें सिर्फ क्या चेक करना है, मान लो मैं अगर n इज इक्वल टू 1 रख दूं, ये क्या दे रखा है तुम्हें, सम दे रखा है ना n टर्म्स का, ये सब सम है ना n टर्म्स के। अगर मैं n 1 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, s1। s1 का क्या मतलब है, सम ऑफ 1 टर्म। भाई s1 का क्या मतलब है, सम ऑफ 1 टर्म फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म। भाई सम ऑफ 1 टर्म का मतलब क्या, वो फर्स्ट टर्म ही है, उसका तो कोई सम है नहीं। तो इसमें से तुम मुझे n इज इक्वल टू 1 रख के बता सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं, फिट हो रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 रखने पर मुझे जो s1 मिलेगा वो एक्चुअल में क्या है, t1 ही है, फर्स्ट टर्म ही है। तो ये कितना आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इज 1। तो इसमें ऑप्शन में n इज इक्वल टू 1 रख के देखो किस ऑप्शन से 1 आ रहा है या किससे 1 नहीं आ रहा। अगर दो ऑप्शन से 1 आ रहा है तो एक एलिमिनेट कोई होगा। बताओ इसमें n इज इक्वल टू 1 रख दो, या तीनों से 1 आ रहा है, तीनों से आ रहा है। तीनों से 1 आ रहा है ना, तो 1 पे तो हेल्प नहीं हो रही हमें। n इज इक्वल टू अगर 2 रख दे तो हो जाएगा s2। s2 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ 2 टर्म्स यानी t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 हमारी सीरीज में कितने हैं, ये देखो, ये 2 टर्म हो गए। तो पहला है 1 और दूसरा क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 10 प्लस 1 यानी 11। तो n इज इक्वल टू 2 रख के देखो, 1 से तो हमें हेल्प नहीं मिली कोई, n इज इक्वल टू 2 रख के देखो किस ऑप्शन में 11 आ रहा है। सर फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, भैया n अगर 2 रखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 4, 2 टू द 4, 2 द 8, 16 प्लस 8 24, 24 बाई 3 8, तो ये आ रहा है 8, एलिमिनेट हो गया। ऐसी सेकंड चेक करो, 2 सेकंड भी क्यूब, एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड भी एलिमिनेट हो रहा है। थर्ड देखो, सर थर्ड वाला आंसर है। थर्ड आंसर हो गया। तो हमें पूरा इतना दिमाग नहीं लगाना कौन सी सीरीज है, क्या एन बनाए, क्या करें, सिर्फ ऑप्शन से कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज हमेशा ऑप्शन क्या गिवन होंगे, एन के टर्म्स में गिवन होंगे। तो तुम्हें सीरीज नहीं सोचनी कौन सा एपीजीपी एचपी क्या बनाना है, एन टर्म्स का जब भी क्वेश्चन आएगा सीधे ऑप्शन से तुम्हें पुट करना है। एन इज इक्वल टू 1
फार्मूले में रख दो। तो जैसे मान लो सम की बात हो रही है, तो S1 का क्या मतलब होता है, टर्म 1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी टर्म 1। तो हमने देखा हमारी सीरीज में वन टर्म क्या है, 1 स्क्वायर, यानी 1 आना चाहिए n=1 रखने पे। लेकिन इसमें क्या हुआ, तीनों ऑप्शन पे 1 आ रहा था, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमने कहा अच्छा 1 से नहीं आ रहा तो 2 पे चलते हैं। n=2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म का सम हमने देखा, t1 प्लस t2 का सम कितना आ रहा है हमारी सीरीज में। फर्स्ट टर्म था 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म था 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये था 10 और ये था 1, इन दोनों का सम आ रहा है 11। तो जो फार्मूले में सम का फार्मूला दे रखा है तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स का, तो उसमें भी अगर हम n=2 रख दें तो 11 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीसरे से आ रहा है, यही हमारा करेक्ट हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स में कितनी भी खतरनाक सीरीज दी हो, तुम्हें घबराना नहीं है, कि तुम्हें पता है कि जो भी फार्मूले 4 ऑप्शन है उसमें n अगर मैं 1 रख दूं तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n=2 रख दूं तो t1 प्लस t2 मिलना चाहिए, n=3 रख दूं तो t1 प्लस t2 प्लस 3 मिलना चाहिए। ये समझ गए चीज। तो जब भी n टर्म्स का क्वेश्चन होगा, कितनी भी खतरनाक सीरीज हो, उससे कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें सिर्फ ऑप्शन रख के आंसर देना है। क्लियर ये। नेक्स्ट पे चले। जैसे ये है, मान लो सम ऑफ वैल्यू ऑफ 2 n डिजिट नंबर है, यानी 666 n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 8888 ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है। इन दोनों का सम पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो ऑप्शन है 14n² - 1, सेकंड ऑप्शन है 48/9 10⁻²n - 1। ये तो खतरनाक ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको ना कोई सीरीज समझनी ना कुछ समझना, सीधे क्या दिमाग लगाना है कि n डिजिट्स है ना, n अगर मैं 1 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा 6 और ये क्या बन जाएगा 8, यानी n=1 पे सम क्या आना चाहिए 14। n=2 पे क्या हो जाएगा, ये डिजिट हो जाएगी 66 और ये हो जाएगी 88। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 8 6 14, 8 6 14 और 154। ऑप्शन में रख के चेक कर लो, n=1 पे 14 आना चाहिए, n=2 पे 154 आना चाहिए, वही ऑप्शन होगा। सी आंसर है सर, सी। n=1 रखेंगे तो 10 की पावर 1 यानी 10, 10 - 1 इज 9, तो 14/9 × 9 14 आ गया, सही है। n=2 रखेंगे थर्ड ऑप्शन में, तो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 99, वो 100, 100 - 1 इज 99, तो 14/9 × 99 11, 14 × 11 का मतलब 140 + 14 154। यस। तो ये देखो n करके जब भी आता है, हमने पिछले जब चैप्टर्स पढ़े उसमें भी ये बात डिस्कस की थी कि n वाले जब भी चीजें होंगी तो हम n=1 n=2 ऐसे करके करेंगे, या n की कोई वैल्यू एज्यूम करके करेंगे, कि कोई पावर दे रखी थी कि n इज एन ऑड नंबर और कोई रिलेशन दे रखी है, तो जो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है उसे पुट करके चेक करके देख लो। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस दिस एंड दिस आर इन एपी जीपी एचपी। नंबर ऑफ डिवाइजर का क्या मतलब हुआ, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, HCF निकाल के उसके फैक्टर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर मतलब फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं। उसमें कॉमन फैक्टर था जिसमें HCF निकाला था,
वो कह रहा है 187 के कितने फैक्टर हैं, 637 के कितने फैक्टर हैं, 1001 के कितने फैक्टर हैं। मान लो इसके है फैक्टर ए, इसके हैं बी और इसके हैं सी। तो ये जो ए बी सी है ये क्या एपी में है, जीपी में है या एचपी में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर मतलब फैक्टर, हमें फैक्टर्स निकालने हैं 187 के, 637 के और 1001 के। मान लो 187 के फैक्टर हैं ए, 637 के हैं बी, 1001 के हैं सी। तो हमें इन ए बी सी में बताना है कि ये एपी बन रहा है, जीपी बन रहा है या एचपी, या कुछ नहीं बन रहा, नन। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला याद है या भूल गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला से प्राइम जल्दी बताओ। फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, पी ए इंटू क्यू बी इंटू आर सी। पी क्यू आर वहाँ पे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये जो इनके इंडेक्स होते हैं, इनकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है। तो नंबर ऑफ फैक्टर मान लो अगर डी से लिख रहा हूँ तो ये हो जाता है ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। तो 187 को प्राइम फैक्टराइज करो, 637 को करो, 1001 को करो और फिर उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और फिर बता दो वो एपी एचपी जीपी क्या बन रहा है। वन 187 के क्या होंगे फैक्टर? हाँ जल्दी जल्दी बताओ भैया, अभी इंग्लिश की क्लास शुरू होनी है, जल्दी से बता दो क्या होंगे 187 के फैक्टर। इलेवन इंटू 17। वेरी गुड। 11 इंटू 17, 637 एंड 1001। 1001 का तो एक क्वेश्चन में हमने किया था, इंटरेस्टिंग था ये शायद इनकी प्रोडक्ट थी। एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन दिया था ना जिसमें पूछा था कि गिवन नंबर 1001 से डिविजिबल है या 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली, ऐसा कुछ था एक क्वेश्चन। आई थिंक इसके तो ये हो जाएंगे। 637 बचा, इसके क्या होंगे? 7 से दिख रहा है देखो डिविजिबल, 7 इंटू 91, 91 इज 13 इंटू 7 अगेन। तो ये तो देखो प्राइम है सीधे, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, मान लो मैं ए से लिख रहा हूं तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2 यानी कि 6, और इसके फैक्टर हो जाएंगे पावर 1 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8। तो 4 6 और 8 ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो ये क्या बन रहा है, एपी है, एचपी है, जीपी क्या है ये? AP with common difference of 2. एपी 2। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर यानी नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस क्या बनेगा, एक एपी। ठीक, तो याद रखो देखो एक कौन चैप्टर में दूसरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है।
ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ डिवाइजर का? तो यस सर। प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके बाद इंडेक्स फॉर्म में लिख लो, और जो भी इंडेक्स आए हर प्राइम नंबर की उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। हाँ, अब इस पे आओ जरा, HP की बात है, ABC आर इन HP, देन वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा? क्वेश्चन तो ट्रिकी है, लेकिन HP इन्वॉल्व है तो और ज्यादा ट्रिकी है। अब अगर क्वेश्चन बनाने वाला इतना दिमाग लगा रहा है तो तुम लोगों को भी जरा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने चाहिए कि क्या करें इसमें। देखो, हर क्वेश्चन को हमेशा फार्मूले के चक्कर में मत पड़ा करो कि कैसे फार्मूले से होगा, कुछ और भी सोचा करो कि कुछ और मेथड लग सकता है, कोई शॉर्टकट लग सकता है इसमें। देखो ABC क्या है, HP में है। देखो वही अभी जो मैं तुम्हें चीज समझा रहा था, मान लो कभी तुम्हें दिया होता है कि n इज एन ऑड नंबर, और कोई रिलेशन दे दी कि n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, या कुछ भी रिलेशन, ये तुम्हें चेक करना है। या फिर n इज अ प्राइम नंबर, देन कोई रिलेशन की n अपॉन n माइनस 1 इज ट्रू, या डिविजिबल है, या प्राइम है, या कंपोजिट है। ये n देखो जब भी कोई जनरल सिचुएशन दी होती है, भाई n इज एन ऑड नंबर, तो n ऑड नंबर 1 भी हो सकता है, n 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये जो रिलेशन होगी ये सबके लिए ट्रू होगी। प्राइम नंबर है कोई n, तो n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, ये सबके लिए ट्रू होता है। तो यहां पर अगर तुम्हें दे रखा है ABC आर इन HP, तो हर कोई भी 3 नंबर जो कि HP में हो, ये सबके लिए यही आंसर होगा जो भी आएगा। तो सबसे छोटे 3 नंबर ले लो जो कि HP में हो। कौन से होंगे सबसे छोटे 3 नंबर जो HP में हो? क्या हो सकते हैं? एक हमने पढ़ा था ना, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस बी। यानी अगर 3 नंबर है A, H और B, तो ये हार्मोनिक मीन में तब होंगे जब H की वैल्यू क्या होगी, 2AB अपॉन A प्लस बी होगी। ठीक है, अगर मैं A ले लू 2 और B ले लू 6, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपॉन 2 प्लस 6, यानी 4 इंटू 6 अपॉन 8, 3। H की वैल्यू क्या हो गई? 3। यानी अगर मैं 2, 3 और 6, ये 3 नंबर हमेशा आपस में क्या होंगे? HP में। तो ये कहीं याद रख लो, सबसे छोटे नंबर जो कि HP में होते हैं वो ये 3 नंबर होते हैं, 2, 3 एंड 6। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमसे इस तरीके से शुरू है, ABC आर 3 नंबर, दे आर इन HP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, या विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, या विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। तो तुम्हें रिलेशन में सिर्फ क्या करना है, ये 3 नंबर वैल्यू पुट करके रखनी है। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 6। जो रिलेशन इन 3 नंबर के लिए ट्रू होगी, वो कोई भी 3 हम नंबर HP में लेंगे सबके लिए ट्रू होगी।
ये जनरल स्टेटमेंट को कैच करना सीखो। देखो सबसे मुश्किल यही होते हैं कि भाई n इज एन ऑड और कोई रिलेशन दे दी, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा फार्मूला किस चैप्टर का लगाएं, क्या करें। तो तुम्हें क्या करना होता है, बस सबसे छोटा ऑड नंबर सोचो और उसमें पुट करके देख लो कि कौन सा ट्रू है। प्राइम नंबर के लिए कोई रिलेशन दे रखी है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचो और उसके अंदर रख के देख लो। 3 नंबर इन आर HP, इनकी वैल्यू बताओ। तो जो सबसे 3 छोटे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 3 6। तो जो 2 3 6 के लिए ट्रू होगा वो कोई भी 3 नंबर हम HP में ले सबके लिए ट्रू होगा। तो 2 3 6 रख के देख लो, A को 2 रख लो, B को 3 रख लो, C को 6 रख लो। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता है कि A सबसे बड़ा है, B छोटा है, C कुछ है, तो उस हिसाब से हम चेंज कर लेते। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो 2 3 6 लेके रख लो। बताओ क्या आ रहा है आंसर, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सर 2। तो हम देख लेते हैं। देखो B प्लस ए हो जाएगा 3 + 2 अपॉन B माइनस ए हो जाएगा 3 - 2 प्लस B + C हो जाएगा 3 + 6 और B - C, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना 3 - 6 है। तो 3 + 2 5 अपॉन 1, ये तो हो गया 5। 3 + 6 9 अपॉन -3, तो ये हो जाएगा 5। 9 से डिवाइड होगा 3 बट माइनस है, 5 - 3 तो 2। तो आंसर इज 2। तो ABC अगर HP में, ABC कोई भी नंबर HP में होगा, हमेशा B + C अपॉन B - A प्लस B + C अपॉन B - C क्या आएगा, 2। तो ये 3 नंबर्स याद रख लो। सबसे स्मॉल 3 नंबर HP यही होते, 2 3 6। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए ABC आर इन HP, ये 3 वैल्यूज लेके चेक करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर ये चीज, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो अब बता दोगे, देखो तुम। वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट ऑफ इस साइड आर ज्वाइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल हुज मिड पॉइंट्स आर इन टर्न ज्वाइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल एंड सो ऑन इनफाइनाइटली। फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल। बताओ आंसर। ये क्लास करते वक्त मैंने बताया भी था, अगर ऐसी सिचुएशन आए, इसकी साइड दे रखी है हमें 24, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड 24 होंगी। फिर क्या किया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक सर ट्राइंगल 72 ऑप्शन 2। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो सबसे बड़ा जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर कितना होगा, आउटर जो ट्राइंगल है बाहर वाला, उसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है भाई, यहां से चल के जाओ, इस ट्राइंगल के इधर चले, फिर इधर चले, फिर वापस यहीं आ गए, तो कितना हो गया। ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, 72। 72। 72। तो 72 तो इसी का हो गया ना। अभी इसमें प्लस और भी तो होंगे, तो आंसर 72 से तो बड़ा होगा। इसके बाद वाले का क्या होगा पेरीमीटर, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 12। तो हमारा जो सम ऑफ पेरीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस 36 प्लस उसके अंदर जो ट्राइंगल है उसका कितना हो जाएगा, 6। 18। 18। 18 प्लस इसके अंदर जो बनेगा उसका कितना हो जाएगा। देखो अब पैटर्न समझ लिया हमने, हाफ 9। होता है 9, गुड। प्लस ऐसे सीरीज ये चल रहा है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, देखो क्या बन रहा है, ये GP। इसका फर्स्ट टर्म है 72 और R है हाफ।
हाफ होते जा रहे हैं और इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, यानी 72 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 72 अपॉन 1 अपॉन 2, यानी 72 का डबल 144 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी दिस, ऑप्शन नंबर 1। तो मैंने तुमसे कहा भी था, अगर हाफ हाफ की तुम्हारी इनफाइनाइट जीपी है तो जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसको डबल कर दो, वही आंसर होगा। पूरी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में जाना ही नहीं तुम्हें। बाहर वाले इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर 72 और हम देख रहे हैं हाफ हाफ हो रहा है, तो डबल कर दो, 72 का डबल 144 इज द आंसर। ठीक, तो ये जीपी थी इनफाइनाइट वाली। तो जब भी आर हाफ होगा तो जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसका डबल विल बी द आंसर। चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इस बार स्क्वायर है, ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है। 4 सेंटीमीटर की साइड्स हैं सारी। क्या कर रहा है, मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट। मिड पॉइंट्स को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया टू फॉर्म अनदर स्क्वायर। फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अनदर स्क्वायर। इसी तरीके से ये इनफाइनाइटली चल रहा है। ठीक है, लाइक दिस। सम ऑफ एरियाज, अब वो एरियाज कह रहा है। तो बाहर वाले आउटर का कितना एरिया है, आउटर स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 16, 4 इंटू 4 है ना 16। लेकिन इसके अंदर वाले का कितना होगा, यहाँ आप तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा। एरिया 4, देखो इसमें तुम्हें साइड निकालनी पड़ेगी, पिछले में ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इसमें करना पड़ेगा। अगर एक स्क्वायर बाहर है जिसकी साइड है 4 और उसके मिड पॉइंट्स को हम एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो इसकी साइड कितनी होगी, मान लो a, तो इस a की वैल्यू कितनी होगी। √32 ये जो डायगोनल है, छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी इसकी साइड के बराबर 4। और किसी भी स्क्वायर का डायगोनल, ये याद रख लो, अगर साइड इसकी है मान लो x, तो ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो डायगोनल हो जाएगा √2 टाइम्स x। साइड की लेंथ को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायगोनल आ जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये डायगोनल है 4, तो साइड जो बनेगी वो हो जाएगी 4 अपॉन √2, ये आ जाएगी अंदर वाले स्क्वायर की साइड। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा इनर स्क्वायर का, 4/√2 इंटू 4/√2, ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो यानी स्क्वायर्स की सीरीज कैसी बन रही है, पहले का एरिया 16, दूसरे का कितना होगा 8, तीसरे का कितना होगा, अब तो पैटर्न क्या हो रहा है, हाफ हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, R1/2 आ रहा है तो डबल होगा सर। तो जो भी आउटर का है, यानी जो हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म था इंटू 2, 32, दिस विल बी द आंसर। तो ये ज्योमेट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हुए
लेकिन तुम इसको मेंटली समझ सकते थे कि एक स्क्वायर के अंदर अगर हम मिडिल टर्म मिला के बनाए तो वो जो स्क्वायर है, देखो थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे तो एकदम समझ जाते तुम। अगर मैं इन साइड को मिला लूं, देखो इस तरीके से, अब जरा इस चीज को देखो, ये जो ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, ये ट्रायंगल इसके बराबर है, ये ट्रायंगल इसके बराबर है, ये ट्रायंगल इसके बराबर है। यानी बड़े वाले स्क्वायर के अंदर ये जो छोटा बना ये उसका हाफ एरिया देख के ही लग रहा है। तुम्हें बिल्कुल 2 स्टेप में आंसर था इसका कि अच्छा स्क्वायर के अंदर ऐसे स्क्वायर बना रहा है, एरिया देख के आप कह सकते हो एरिया हाफ होगा, इनफाइनाइट जीपी है, हाफ हो रहा है तो जो भी पहले वाले का है डबल, यानी 16 2 32। ये चीज क्वेश्चन अगर आप समझ लेते कि अच्छा इस तरीके से, वरना फिर मैथमेटिक्स करनी है तो कि भाई हमने एरिया निकाला पहले, फिर हमने कहा कि डायगोनल इतने √2 टाइम्स होता है, यहाँ पर 4 है तो ये साइड की वजह से ये 4 हो गया, तो इस छोटे वाले स्क्वायर की जो साइड है वो आ जाएगी 4/√2, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, यानी कि 8। तो हमने देखा अच्छा 16 8, तो ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, ये इनफाइनाइट जीपी है तो 16/1 - 2 यानी कि 32। दिस इज अवर आंसर। ठीक, क्लियर, समझ गए ये? यस। तो आज की क्लास के खैर क्वेश्चन हमारे थोड़े ट्रिकी ज्यादा थे, बट ये सिर्फ इसलिए थे कि तुम ये चीज समझो कि क्वेश्चन करने के लिए, ये तो देखो टेलीस्कोपिक सीरीज थी, ये तो अलग पैटर्न होता है, तो आप जब भी डिनोमिनेटर का एक यूनिफॉर्म पैटर्न में फैक्टर हो रहे होते, हो सकता है इसी टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, इसका बताओ क्या होगा। तो समझ जाना, यानी ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, ऐसे करके हम अलग अलग लिखेंगे और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यही बचता है, बाकी सारे टर्म गायब हो जाते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 × 4 4 × 7 7 × 10 यानी 3 3 के डिफरेंस पर है तो टेलीस्कोपिक बनेगी और बाहर 1/3 आ जाएगा। 5 5 के डिफरेंस है तो बाहर 1/5 आएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज। तो टेलीस्कोप बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यही काम के हैं, बाकी सारों को इग्नोर कर दो। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 2 एपी थे, दोनों का कॉमन डिफरेंस लिया, फिर जो कॉमन टर्म्स आएंगे दोनों एपी में जो कॉमन टर्म है वो क्या होंगे, दोनों के डी का एलसीएम, इससे हमें डिफाइन होंगे। सम ऑफ द सीरीज, ये एक अलग टाइप की सीरीज हो सकती है जिसमें हम nth टर्म आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये सीरीज ऐसी क्यूब प्लस n की बन रही है तो इसका हम समेशन का फार्मूला लगा के जो भी n की वैल्यू हो वो दे दो। ये n × n+2 की बन रही है तो n² + 2n, इनका सम कर दो। तो ये तीनों याद रखना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल। और जब भी n वाला आएगा n टर्म ऑफ द सीरीज, कुछ नहीं करना, n1 रखो, देखो अच्छा फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, n2 रखो, सम ऑफ 2 टर्म t1 + t2 क्या आ रहा है, जिस ऑप्शन से भी सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा आंसर है। अब सीरीज कितनी भी डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, तुम्हें सिर्फ n की वैल्यू लेनी है और फार्मूले में ऑप्शन में चेक करना है और आंसर बता देना है बस। सम ऑफ 2 n डिजिट तो सोचना ही नहीं, जीपीपी करके बनता ही है लेकिन कोई जरूरत ही नहीं उसकी। n = 1 तो पहली डिजिट 6, दूसरे की पहली डिजिट 8, 14 होना चाहिए सम। n = 2, 2 डिजिट 6 6 + 8 8, 154 होना चाहिए, जिस ऑप्शन से भी सेटिस्फाई हो गया दैट इज योर आंसर। डिवाइजर, वही नंबर ऑफ फैक्टर का याद रखो, प्राइम फैक्टराइज करना और इंडेक्स फॉर्म में लिख के उनके इंडेक्स में +1 करके मल्टीप्लाई। ये अच्छा था ABCR इन HP, तो ये 3 नंबर से याद रखो 2 3 6, तो ये अगर 3 नंबर है HP में तो 2 3 6 रख लो ABC और फिर उसे पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। और ये तो ज्योमेट्रिक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक है, और R अगर हाफ है
तुम्हें क्या करना है, बस जो भी सबसे पहले टर्म था आउटर मोस्ट था उसका डबल कर दो, दैट विल बी द आंसर। वो चाहे ट्राइंगल बनना है, स्क्वायर बन रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं। अगर जीपी है और हाफ 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 की इनफाइनाइट की सीरीज है, तो जो भी पहले टर्म होता है उसको डबल कर दो, दैट विल बी द आंसर। ठीक, ये चीज। कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? इसी टॉपिक पे सर होंगे टेस्ट संडे पे? हाँ, संडे टेस्ट। एपीजीपी मतलब प्रोग्रेशन एंड सीरीज, तो एपीजीपी एचपी रहेंगी, साथ में ये स्पेशल वाली भी कुछ सीरीज होंगी, और एंड टर्म्स वाला तो है ही। ठीक है, सर नेक्स्ट वीक क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट वीक में कुछ फ्राइडे सैटरडे मेरी एक्स्ट्रा क्लास होगी, उसमें हम रिवीजन करेंगे जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं अभी तक, नंबर सिस्टम वाला स्पेशली। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो रहेगी उसमें हम एवरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो संडे ओके सर। टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, आराम से सर हमें रिवाइज कर प्रैक्टिस लेंगे इस टॉपिक को। मिल जाएगा। यार मैं अभी बाहर चला गया था ना, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं करता हूँ कल तक, कोशिश करता हूँ अपलोड कर दूं, करता हूँ मैं आज रात जब बैठ तक के, कल अपलोड कर दूंगा। यस, ओके सर। ठीक है, तो क्लास एंड करें? कुछ पूछना है साकिब? ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ओके सर, सलाम। अल्लाह अभी हाफिज। इंग्लिश खुदा की क्लास है हाफिज। ना, इंग्लिश की क्लास यस ज्वाइन सर, करो। यस सर, यस सर। ओके।